रीजन इसका क्या होता है, और यहाँ पे 3 फ्लोरीन है, वेकेंट डी ऑर्बिटेट हो जाएगा। मैंने 1-2 क्वेश्चन आपके लिए दिए थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल CHCl3 है और फॉर एग्जांपल CHF3 है। अगर हमें इन दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन करना है तो क्या करना होगा, व्हाट शुड वी डू, बताओ। देखो CHCl3 है और यहाँ पे CHF3 है। अगर हम इन दोनों की बात करें तो यहाँ पे दोनों में बेटर जो है, ज़्यादा अगर हम देखें तो ये मोर एसिडिक है। रीज़न इसका क्या होता है कि जब यहाँ से H निकालोगे तो C पे नेगेटिव आएगा, और याद करो यहाँ पे 3 Cl है और यहाँ पे 3 फ्लोरीन है। इसमें कोई शक नहीं है कि फ्लोरीन का -I क्लोरीन से अधिक है, लेकिन क्लोरीन के पास वो है जो फ्लोरीन के पास नहीं है। क्लोरीन के पास कुछ ऐसा है जो फ्लोरीन के पास नहीं है। ऐसा क्या है भाई क्लोरीन के पास, वेकेंट डी ऑर्बिटल। वेकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से ये डी ऑर्बिटल रेजोनेंस करेगा, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर इधर क्लोरीन के डी ऑर्बिटल्स में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी क्लोरीन ने 2 फैक्टर्स से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया, एक तो उसने -I से किया और एक रेजोनेंस करके भी उसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, डीलोकलाइज कर दिया। सो दैट इज व्हाई दिस इज बेटर ना यार। सिमिलर फंडा इस वाले क्वेश्चन में भी था। ये जो ऑक्सीजन वाला सल्फर वाला है, यहाँ से H निकालोगे इधर आएगा, और यहाँ पे सल्फर में जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो भाई सल्फर के पास क्या अवेलेबल है, वेकेंट डी ऑर्बिटल। तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा सकता है, ये नहीं करा सकता, दैट्स नॉट पॉसिबल। गॉट इट एवरीवन, अंडरस्टूड, बात समझ में आई, गॉट इट। चलो अब क्वेश्चन करते हैं अगला। वही क्वेश्चन सारे वही है, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ, उसके तरह तरह के क्वेश्चन आएंगे, और आज कई सारे स्पेशल क्वेश्चंस आने वाले, मजा आएगा, ठीक है, इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, ये क्वेश्चन अपने सामने है ना, और यहाँ पे अपने को क्या करना है देखते हैं। यहाँ पे अपने को एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। यहाँ पे जो H है उसको HA मान लेते हैं, यहाँ पे जो H है उसको HB मान लेते हैं, और यहाँ पे जो है उसको HC मान लेते हैं। इन तीनों में कंपैरिजन करना है, यू हैव टू कंपेयर इन दीज 3, ठीक है। करते चलते हैं क्वेश्चंस को, मजा आएगा, इट विल बी फन। तरीका याद है ना तुम्हें, क्या करना होता है, बोलो क्या करना होता है। हाँ, H को निकालोगे, H को निकाल के क्या आएगा, C पे नेगेटिव आएगा, H को निकाल के C पे नेगेटिव आएगा, और C पे नेगेटिव आके हम स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे। यानी हाइपर ये सारा खेल किसका है, कॉन्जुगेट बेस का है, सारा खेल किसका है, कॉन्जुगेट बेस का है। ट्राई करो। देखिए एवरीवन, देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो सबसे बढ़िया इसमें सबसे एसिडिक है इसमें C के बाद A और A के बाद B। वाई C इज मोस्ट एसिडिक, समझो, आराम से समझो, फील लो। देखो जब यहाँ से तुमने H को निकाला, नेगेटिव आया, अब देखो इसमें रेजोनेंस कर रहा है, ये रेजोनेंस करके हाइब्रिड पे ध्यान दो हमेशा, ऑलवेज फोकस ऑन द हाइब्रिड, कि हाइब्रिड में चार्ज कहाँ कहाँ पे गया, चार्ज कहाँ कहाँ पे जा रहा है, कार्बन पे, और फिर किस पे जा रहा है, ऑक्सीजन पे। तुम्हें बताओ, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, सबसे स्टेबल किस पे होगा, वो ऑक्सीजन पे। तो यहाँ पे रेजोनेंस का एक्सटेंट भी अच्छा है, और ये ऑक्सीजन के पास जा रहा है, वो भी बहुत बढ़िया चीज़ है, समझ गए, बिकॉज ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी।
अब देखो अगर मैं बात करता हूँ बी में, अगर मैंने बी से एच को निकाला तो बी लोवेस्ट क्यों है? क्योंकि भाई जब यहाँ पे नेगेटिव आएगा ना, अब ये उसके साथ रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड आपस में कॉन्जुकेशन में है, लेकिन ये जो नेगेटिव चार्ज है इट विल नॉट अंडरगो रेजोनेंस। तो ठीक है भाई, अब क्या करें, मजबूरी। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये जो है ये सबसे क्या है, यस नेगेटिव आएगा। अगर ये नेगेटिव आएगा तो ये सबसे एसिडिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस इतना ही होगा, पूरा एक्सटेंट नहीं हो रहा। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना जल्दी पहुंच गया, मतलब ये इसके पास है तो इसमें वो ज़्यादा एहसास है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, रेजोनेंस जो होता है वो डिस्टेंस पे निर्भर नहीं करता है। ठीक है ना, हाइब्रिड में यहाँ चार्ज 2 ही एटम्स पे आ रहा है, यहाँ पे हाइब्रिड में चार्ज 3 एटम्स पे आ रहा है। तो चार्ज जितना डीलोकलाइज होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, स्टेबिलिटी उतनी क्या होगी, ज़्यादा होती जाएगी डियर स्टूडेंट्स। गॉट इट एवरीवन? ओके, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में इन चारों में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो देखो इसमें फंडा क्या है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखो सभी की मैं पीके वैल्यूज, देखो सभी का फंडा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखो फंडा ये है कि यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। अब यहाँ पे आप सभी को याद है ना क्या करते हैं हम लोग, H निकाला, O पे नेगेटिव आया O पे नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे O पे नेगेटिव जब आया तो याद करो इस नेगेटिव चार्ज को यहीं पे रखेंगे या रिंग के साथ घुमाएंगे? बोलो यहीं पे रखोगे, रिंग के साथ घुमाओगे, क्या करोगे, रिंग के साथ घुमाओगे। रिंग के साथ जब इसको घुमाओगे तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। और जब पैरा पे आएगा तो NO2 का फायदा होगा, मतलब NO2 उसको फायदा करेगा, है ना, बिकॉज नेगेटिव चार्ज विल मूव फ्रॉम कार्बन टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे जाएगा। तो ये फायदा यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे वो फायदा नहीं होगा, सिर्फ इसका माइनस ही अप्लाई होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज विल अपीयर हेयर एंड हेयर, पर फायदा तो करेगा। तो यानी ये लास्ट में आएगा, ये तो क्लियर सी बात है, ये फिनॉल लास्ट में है, ये सेकंड लास्ट है। अब ए और बी की बात है। अब देखो अगर हम सिंपली सोचे तो यार देखो कि -m तो इस NO2 का भी लग गया और NO2 उसका भी लग गया, दोनों का -m लग गया, है ना। यानी कंपैरिजन किससे होना चाहिए, इंडक्टिव से, और इंडक्टिव इसका अधिक है, क्योंकि ये NO2 जो है ना, दिस NO2 विल बी मोर क्लोजर टू ओ नेगेटिव, ये ज्यादा क्लोज होगा तो इसका इंपैक्ट ज्यादा पड़ना चाहिए। उस हिसाब से इट शुड हैव बीन मोर एसिडिक, यानी ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, इसको बोलेंगे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और ये है पैरा नाइट्रोफिनॉल। ज्यादा एसिडिक कौन होना चाहिए, ऑर्थो वाला होना चाहिए, लेकिन होता कौन है, पैरा वाला होता है। यानी इसमें अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखें तो ये जो दिया हुआ है यही है। बी में क्या होता है, बी में इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ स्लाइटली डिक्रीज क्यों हो गई? देखो इसका पीके वैल्यू है 7.2 और इसका है 7.1, इसका है 7.2, थोड़ा सा फर्क है, 0.1 का फर्क है, हल्का सा। ठीक है, यानी ये दिस इज स्लाइटली पैरा वाला स्लाइटली मोर एसिडिक है। तो वो स्लाइटली फर्क क्यों आया? तो देखो इसको कंपेयर करने के लिए यहाँ पे जो फंडा है, जो रीजन है, वो है इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। यहाँ पे OH है और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है भाई, NO2 है, और NO2 में जो ये O- आपको दिखाई दे रहा है और ये जो H पे डेल्टा प्लस अपने को दिखाई दे रहा है, इस माइनस और प्लस में जो ये प्यार है, इस बॉन्ड की वजह से, ये जो इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड है इसकी वजह से H को निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, समझ रहे हो। तो क्या हुआ, तो H बॉन्डिंग होने की वजह से, यानी शुरू में अगर H बॉन्डिंग है तो उसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ स्लाइटली डिक्रीज हो जाती है। किसके कंपैरेटिवली, ध्यान रखना, ऑर्थो वाले की पैरा के कंपैरेटिवली, मेटा से कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है, समझ रहे हो ना। यानी ये जो फैक्टर है ये हमने पैरा से कंपेयर करने के लिए यूज किया। कई स्टूडेंट इसमें गलत क्या सोच लेते हैं, वो ये सोच लेते हैं कि सर इससे कम हो गई एसिडिक स्ट्रेंथ। अरे ना भाई ना, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जितनी होनी चाहिए थी उससे थोड़ी कम हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी फिनॉल से भी कम हो गई, भाई NO2 का -m तो लग ही रहा है ना। गॉट इट एवरीवन। तो यहाँ पे H बॉन्डिंग होने की वजह से H को रिलीज करना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, जिस कारण क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ विल बी लेसर एज कंपेयर टू, ध्यान दीजिए, एज कंपेयर टू पैरा आइसोमर। पैरा आइसोमर जो इसका है पैरा वाला, उससे रिलेटिवली कम है ना। तो लिख लो इस बात को, लिख लो, इफ इसमें रीजन लिख लो, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग, acidic strength will be lesser as compared to the para compound के कंपैरेटिवली कम होगी, ठीक है। रीजन आप जानते हो, बिकॉज H को निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन पैरा से ही कंपेयर करोगे,
ऐसा नहीं कि इससे कंपेयर करने लग गए या फिनॉल से करने लग गए, वो कंपैरिजन गलत हो जाएगा, कई स्टूडेंट गलत सोच लेते हैं। तो आई होप थिंग्स आर क्लियर। अच्छा एक बात बताओ, छोटी सी बात, यहाँ पे जब हमने यहाँ से H निकाला, O पे नेगेटिव आया, तो यहाँ पे जो एक फंडा बताया था आपको SIR वाला, वो यहाँ पे नहीं लगेगा। मैंने बताया था ना दो चीजें होती हैं, एक तो वो कंपाउंड जहाँ पे SIR लगता है और दूसरा उसकी वजह। तो यहाँ पे लगेगा SIR या नहीं लगेगा, बोलो? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा भाई? ऑक्सीजन अकेला है, ऑक्सीजन अकेला है और NO2 है। NO2 मतलब अगर घूम जाता तो रेजोनेंस नहीं करता, है ना। लेकिन ऑक्सीजन अकेला एटम है और ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। सेकंड पीरियड वाले का साइज बहुत ज्यादा नहीं होता अकेले का। अगर यहाँ कार्बन के साथ 3 H होते तो समझ में आता, पूरा एक फैलाव हो जाता है। यहाँ कोई ब्रांच नहीं है, कुछ नहीं है, तो यहाँ NO2 पे SIR नहीं लगेगा। NO2 पे SIR विल नॉट बी इंप्लीमेंटेड। क्लियर है एवरीवन? हाँ ओके चलो, आज हम वही डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस करने वाले हैं, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तरह तरह के क्वेश्चंस करेंगे आज, है ना। ओके सिंपल वाले क्वेश्चंस तो अपन वैसे भी ऑलरेडी कर ही चुके हैं, सिंपल वाले वी हैव ऑलरेडी डन। ओके चलो इसकी बात करते हैं। ये जो पर्टिकुलर हमारे सामने एक एसिड है, बड़ा फेमस एसिड है ना। ये जो पर्टिकुलर एसिड है गाइस, ये इसका नाम है स्क्वेरिक एसिड। और ये जो स्क्वेरिक एसिड होता है, ये स्क्वेरिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है डियर स्टूडेंट्स, ये बेंजोइक एसिड वगैरह इन सबसे क्या होती है, ज़्यादा होती है। बेंजोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड, इसका जो पीके वैल्यू होता है, मैं आपको क्लियरली बताऊं, मैं कुछ पीके वैल्यू आज शेयर करूंगा, उनको धीरे धीरे आपको ध्यान रखना है, धीरे धीरे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पीके 1, इसका पीके 1 यानी पहली बार जब H निकालोगे तो इट इज़ अराउंड 1.5। और ये जो बेंजोइक एसिड है, इसका जो पीके होता है वो होता है 4.24। समझ रहे हो? अब पीके कम है यानी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। नाउ द पॉइंट इज, सवाल इज कि भाई यहाँ पे ये जो स्क्वेरिक एसिड है, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इतना ज्यादा कैसे है ना, ये अपने को सोचना है। व्हाई एसिडिक स्ट्रेंथ इज वेरी हाई इन द केस ऑफ स्क्वेरिक एसिड? तो थोड़ा सा सोचो, वीडियो को पॉज करके भी सोच सकते हो, थिंक अबाउट इट, फिर हम आगे चलेंगे। देखो यार, फंडा ऐसा है, कैसा फंडा है बताता हूं। यहां से जब तुम H निकालोगे ना, ध्यान देना, इंटरेस्टिंग चीज है। जब H निकाला, या तो यहां से निकाल लो, यहां से निकाल लो। H निकालने के बाद नाउ व्हाट विल हैपन? H निकालने के बाद मल्टीपल चीजें होंगी। O पे नेगेटिव, OH, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। हाँ ध्यान से देखो, यहां पे जो ये OH OH इनमें पहले ऑक्सीजन और H में H बॉन्ड था, हल्का सा था, ठीक है। लेकिन H निकलने के बाद जो ये कॉन्जुगेट बेस बना, इस कॉन्जुगेट बेस में क्या हो रहा है? कॉन्जुगेट बेस में H बॉन्डिंग बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे H पे डेल्टा प्लस है ही, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी स्ट्रांग हो गई। यानी इसका एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स क्या है? H निकलने के बाद, H रिमूव होने के बाद H बॉन्डिंग हो रही है, यानी इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? फॉरवर्ड में। इक्विलिब्रियम अगर फॉरवर्ड में जाएगा तो भाई Ka की वैल्यू ज्यादा होगी, तो Pk की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। दूसरी चीज, रेजोनेंस भी बढ़िया से कर रहा है ये, रेजोनेंस का तो दिक्कत है ही नहीं है। नेगेटिव चार्ज विल अंडरगो रेजोनेंस, जिससे ये दो ऑक्सीजन के पास तो जाएगा ही जाएगा। यहाँ पे तो डीलोकलाइजेशन भी इफेक्टिव है। और उसके अलावा H बॉन्डिंग कब स्ट्रांग हुई? H निकलने के बाद, आफ्टर द रिमूवल ऑफ H बॉन्डिंग काफी पावरफुल हुई, है ना। तो इसमें लिख लो, इसका रीजन लिख लो। एसिडिक स्ट्रेंथ इज वेरी हाई, एसिडिक स्ट्रेंथ इज वेरी हाई because of extensive delocalization, because of extensive delocalization। एक तो delocalization अच्छा सा हो गया, extensive delocalization of charge, extensive delocalization of charge, extensive डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्लियर है। और दूसरा लिख लो स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग इन कॉन्जुगेट बेस, स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग इन कॉन्जुगेट बेस।
Strong H bonding in conjugate base increases the acidic strength drastically. Increases the acidic strength drastically. बात समझ में आई आपको, है ना। बाद में एच बॉन्डिंग होना बहुत फायदे का सौदा होता है। शुरू में एच बॉन्डिंग अगर स्ट्रांग हो गई, मान लो शुरू में एच बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है, मान लो बहुत स्ट्रांग इस तरह की, तो एच निकालना मुश्किल हो जाएगा। यानी अब ये बताओ, अब ये एच बॉन्डिंग हो गई, अब अगला एच निकालना मुश्किल हो जाएगा, अगला एच निकालना विल बिकम डिफिकल्ट। तो इसका जो pK2 आता है, उस pK2 की वैल्यू होती है 3.4। ये याद करने की जरूरत नहीं है, पहले वाला रख लो बहुत है, लेकिन पहले से पीके वैल्यू कम हो जाएगा, क्योंकि अब एच निकालना विल बिकम डिफिकल्ट, मुश्किल है ना इसको निकालना, और उसके बाद एच बॉन्डिंग होगी भी नहीं। ओके, अब अपने को ये करना है, इन तीनों का कंपैरिजन करना है एसिडिक स्ट्रेंथ का, फिर यहाँ पे इन दोनों का करना है ना। क्लियर है? अच्छा, आज के लेक्चर के बाद, पहले ही बता रहा हूँ, आज के लेक्चर के बाद एसिडिक स्ट्रेंथ वाली जो डीपीपी है ना आपकी, मोस्टली शायद 2 होंगी, जो भी एसिडिक स्ट्रेंथ वाली डीपीपी है उनको कर लेना, कंप्लीट देम, साथ साथ कंप्लीट करते हो बढ़िया रहेगा, मस्त रहेगा। देखो यार, अब हम इनकी बात करते हैं एवरीवन। बेंजोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, मैं इनके पीके वैल्यू बता रहा हूँ तुम्हें। बेंजोइक का 4.2 होता है, इसका 3.77 3.8 अराउंड है, और इसका है 4.76 4.8 मान लो, ठीक है। आंसर तो देख के दिख ही रहा है अपने को कि फॉर्मिक एसिड सबसे एसिडिक है, बेंजोइक एसिड रिलेटिवली इससे तो कम है, इससे थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। तो देखो यार, पहले इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। देखो बेंजोइक एसिड में क्या होता है आप समझ लेना, बेंजोइक एसिड में यहाँ से H निकालोगे तो COO माइनस आएगा। अब देखो, आप सभी जानते हो लोन पेयर पाई में रेजोनेंस इफेक्टिव होता है, लेकिन उसके रेजोनेंस को बेंजीन थोड़ा सा क्या कर रहा है, कबाब में हड्डी का काम कर रहा है, यानी उस डीलोकलाइजेशन को वो डिस्टर्ब कर रहा है। कैसे कर रहा है, ध्यान देना। ये जो बेंजीन का पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड के साथ इस C डबल बॉन्डों का रेजोनेंस है, इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि लोन पेयर पाई डोमिनेट करता है, बट इसकी वजह से क्या हो रहा है आप समझ रहे हो ना, दोनों ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, विच इज हाईली अनस्टेबल, तो इससे स्लाइटली नुकसान हो गया। ये नुकसान फॉर्मिक एसिड में नहीं है। फॉर्मिक एसिड में जब तुम H ये निकालोगे, H निकालने के बाद प्रॉपर 2 इक्विवेलेंट RS आएंगे, और इनकी जिंदगी को डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। बात समझ में आई आपको? तो इसीलिए दिस इज बेटर, ये तो बेस्ट है, फॉर्मिक एसिड बेस्ट हो गया। जहां तक बेंजोइक एसिड एंड एसिटिक एसिड की बात है, फॉर्मिक एसिड सॉरी बेंजोइक एसिड एंड एसिटिक एसिड की बात है, तो भाई इनमें खेल ये है कि मिथाइल में और बेंजीन में, मिथाइल और बेंजीन में माइनस आई किसका ज्यादा है, बेंजीन का, और मिथाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। याद है ना, डोनर क्या करता है, नुकसान करता है। बस इससे कर लोगे, खेल खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दोनों का कंपैरिजन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ट्राई करना सभी। देखो, इन दोनों में अगर कंपैरिजन करना है तो फर्क किस बात का है, ट्रिपल बॉन्ड का, एक में पास है एक में दूर है। अब ये बताओ, जब यहाँ से H निकला O पे नेगेटिव आया, H निकला O पे नेगेटिव आया, तो एल्काइन जो है वो रेजोनेंस तो करने नहीं वाला इनके साथ, रेजोनेंस हाईली इनफेक्टिव है, यानी माइनस आई किसका ज़्यादा होगा, इसका पास होगा, ये पास है तो डिस्टेंस कम है, तो इसका माइनस आई इज मोर एज कंपेयर टू दिस, तो इसीलिए दिस इज बेटर, इसीलिए ऊपर वाला क्या होगा, बेटर होगा, ऊपर वाला बेटर होगा। क्लियर है? ठीक है, ओके। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कुछ इस तरह का, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था, जैसे यहाँ पे COOH है, यहाँ पे NH3 प्लस है, और एक NH3 प्लस है यहाँ पे। इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना अपने को, किस किस में कंपेयर करना है, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C, है ना।
इन सब की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन करना है। सोचो सोचो, जल्दी से ट्राई करो। देखो यार, इन तीनों में सबसे एसिडिक तो एसिड है, नाम से ही दिखाई दे रहा है। ए तो इसमें मोस्ट एसिडिक है, ठीक है। बी और सी को डायरेक्टली पता कैसे करोगे, डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ। ये NH3 प्लस H प्लस लूज करेगा तो NH2 बनेगा, ये H प्लस लूज करेगा तो NH2 बनेगा। अब ये बताओ COH जो होता है ये क्या होता है, इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। एंड नाउ इस NH3 प्लस के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पास है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दूर है। और आप सभी जानते हो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करता है, बोलो भाई क्या करता है, इंक्रीज करता है। वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, बात समझ में आई क्या। अब वो एसिडिक स्ट्रेंथ को अगर इंक्रीज करता है तो यहाँ पे ए के बाद जो आएगा वो क्या आएगा, बोलो। हाँ, ए के बाद इसमें आएगा बी या सी, हाँ बताओ, सी आएगा। फिर कौन सा आएगा, बी आएगा। एंटी करप्शन ब्यूरो विल बी द करेक्ट आंसर, एंटी करप्शन ब्यूरो इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, एवरीवन अंडरस्टूड। अब देखो मैं आपको ऑर्थो इफेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ। एक फंडा होता है ऑर्थो इफेक्ट, ये बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ SIR है। लिख लो, इट इज एप्लीकेशन ऑफ SIR। SIR याद है ना, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, याद आया। अब देखो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ऑर्थो पे मिथाइल है, ये है ऑर्थो मिथाइल बेंजोइक एसिड, ऑर्थो मिथाइल बेंजोइक एसिड, ये सिंपल बेंजोइक एसिड है। आप अगर सिंपल डायरेक्ट करना चाहो तो आपको लगेगा कि यार बेंजोइक और इसमें तो ज्यादा एसिडिक कौन होना चाहिए, बेंजोइक होना चाहिए, है ना। क्यों भाई, बताओ व्हाट इज द रीजन। यस, इसकी वजह यह है कि मिथाइल तो इलेक्ट्रॉन डोनर है, और डोनर है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए इसकी तो। लेकिन भाई जिंदगी में आप समझ रहे हो ना, खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा जरूरी नहीं है कि जो हम एक्सपेक्ट करें वो हो। तो बेंजोइक एसिड में एक बात कही जाती है कि क्या कही जाती है कि बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे कैसा भी ग्रुप लगा दो, इलेक्ट्रॉन डोनर विड्रॉइंग कोई भी लगा दो, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बेंजोइक एसिड से ज्यादा होगी। किससे ज्यादा होगी, बेंजोइक से ज्यादा होगी। देखो यार, अगर ये खींचने वाला होता NO2 साइनाइड हेलोजन, तब तो एसिडिक स्ट्रेंथ नेचुरली वैसे ही ज्यादा होती है। खास बात क्या है कि भाई डोनर है तो भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, ये क्या चक्कर है ना। तो इसके स्टेटमेंट लिखो, लिखो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स आर मोर एसिडिक, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ठीक है। ऑर्थो पे अगर बेंजोइक एसिड पे सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बेंजोइक एसिड से क्या होगी, ज्यादा होगी। याद रखना, सिर्फ बेंजोइक एसिड्स के लिए ये सब जगह अप्लाई मत कर देना, ठीक है। क्लियरली लिखा हुआ है बेंजोइक एसिड। तो अगर इन दोनों में देखें तो इसकी ज्यादा हुई क्यों, सवाल ये है। तो इसका रीजन मैं बताता हूं भाई। इसका रीजन ये होता है कि यहां पे जब H इसने निकाला तो H निकल के क्या बना, CO माइनस, और यहां पे CH3। अब समझ रहे हो, अब CH3 में रेजोनेंस थोड़ी है, जिसमें रेजोनेंस है वहीं पे तो SIR हो सकता है। तो ये जो है इसमें SIR लगेगा, और ये है उसकी वजह, CH3 होने की वजह से भाई ये घूम गया। अब ये जब घूम गया, कौन घूम गया, CO माइनस घूम गया। अब CO माइनस जब घूम गया तो CO माइनस के घूमने की वजह से क्या हो रहा है, अब ये जो पाई बॉन्ड है और ये जो पाई बॉन्ड है, अब इनमें रेजोनेंस नहीं होगा। और अगर समझ रहे हो, घूमने की वजह से ऑर्बिटल सेम प्लेन में नहीं रहेंगे ना, तो जब ये पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड में रेजोनेंस नहीं होगा तो भाई अब इसमें CO माइनस वाला जो ग्रुप है इसमें इंडिविजुअली बहुत अच्छे से रेजोनेंस होगा, जैसे कि फॉर्मेट आयन में होता है, फॉर्मिक एसिड में हुआ था ना। यानी बेंजीन अब कबाब की हड्डी बन पाएगा क्या, बेंजीन कबाब में हड्डी नहीं बन पाएगा।
बात समझ में आई तुम्हें? यानी बेंजीन का सिर्फ क्या लगेगा, माइनस आई लगेगा, ओनली माइनस आई, जिससे फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। बात समझ में आई? जैसे पिछले केस में बताया था ना तुम्हें, यहाँ पे याद आया क्या कर रहा था बेंजीन, ये कबाब में हड्डी बन रहा था। अब SIR की वजह से वो दिक्कत खत्म हुई, कनेक्शन कट हो गया, CO माइनस ने मुंह मोड़ लिया बेंजीन से कि मैं नहीं करूंगा। लेकिन इसने मुंह क्यों मोड़ा था? मिथाइल से, मिथाइल की बजाय कुछ और भी लगा सकते हो, मिथाइल इथाइल कुछ भी लगा दो, मिथाइल इथाइल आइसोप्रोपाइल कोई भी इस तरह के ग्रुप लगा दो, नॉट जस्ट मिथाइल, है ना। तो मैंने क्या बोला, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड में ऐसा होगा, सब जगह मत लगा देना इसको। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो सिंपली साइक्लोहेक्सेन है और यहाँ पे COOH है और यहाँ पे CH3 है। अब भाई नॉर्मली होगा, इसमें गलती मत कर देना, इसमें नॉर्मल ही होगा, यही होगा, समझ रहे हो? तो ये अप्लाई कहाँ पे करना है अपने को, ये अप्लाई करना है अपने को बेंजोइक एसिड्स में। किस में करना है? बेंजोइक एसिड्स में करना है, नॉर्मल इसमें मत कर देना, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन JEE एडवांस में आया था और काफ़ी स्टूडेंट्स को लगा था कि ये ऑर्थो इफेक्ट है, लेकिन ये ऑर्थो इफेक्ट नहीं है, इसका रीज़न कुछ और है। ये क्वेश्चन मैं कराता हूँ तुम्हें, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। ये बेंजोइक एसिड है, ये है बेंजोइक एसिड पे, क्या लगा रहे हैं बेंजोइक एसिड पे हम? हाँ, यहाँ पे लगा रहे हैं OH, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? इट इज़ नोन एज सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। और एक और में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दोनों तरफ OH लगा रहा हूँ, यहाँ पे भी OH लगा रहा हूँ, यहाँ पे भी OH लगा रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे इन तीनों में कंपैरिजन करना है अपने को, इन तीनों में कंपैरिजन कर रहा हूँ, किस चीज़ का बोलो भाई? यस, एसिडिक स्ट्रेंथ का। अब अगर ऑर्थो इफेक्ट की बात करें तो इससे आंसर बड़ा जल्दी आ जाएगा कि भाई ऑर्थो में यहाँ ग्रुप लगा, यहाँ 2 लगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये आ गया, 2 लग गए तो एसिडिक और ज़्यादा हो गई। आंसर वैसे यही है आंसर इसका यही है, लेकिन इसका रीज़न ये नहीं है। इसका रीज़न क्या है मैं समझाता हूँ। जब यहाँ से H निकालोगे ना, तो H निकालने के बाद क्या होगा, H निकालने के बाद यहाँ पे रेजोनेंस होगा ये O नेगेटिव का, और ये जो OH है ना भाई, ये जो O माइनस है और ये जो H आपको दिखाई दे रहा है, इनके बीच में यस भाई बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है। यानी H निकलने के बाद नेगेटिव चार्ज जब O पे आएगा, उसका इसके साथ बहुत ही बेहतरीन रेजोनेंस होगा डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही बढ़िया रेजोनेंस, मस्त फुल प्यार। बात समझ में आई आपको? ये होता है फंडा, दिस इज द फंडा। क्लियर है फंडा? क्या बताया मैंने आपको कि यहाँ पे जो माइनस है और ये जो H पे डेल्टा प्लस है, इनके बीच में बहुत अट्रैक्शन हो गया, है ना। तो इस कारण क्या हो गया, इस कारण एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई, जैसे कि स्क्वायरिक एसिड में हुआ था। ये रीजन है, तो इसमें ये घूम गया, वो रीजन नहीं है, यानी ऑर्थो इफेक्ट इसका रीजन नहीं है, आंसर आ गया बस। सिमिलरली यहाँ से H निकालोगे तो नेगेटिव चार्ज दोनों तरफ रेजोनेंस करेगा भाई, H बॉन्डिंग इधर भी होगी इधर भी होगी H निकलने के बाद, तो वहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ इसलिए और भी अधिक हो गई, एसिडिक स्ट्रेंथ और भी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। क्लियर है? बात समझ में आई आपको, है ना। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपन। जैसे कि यहाँ पे कुछ ऐसा है, फिनॉल पे अपन ने NO2 लगा दिया, 2 NO2, एक बार लगा दिया अपन ने फिनॉल पे 1 NO2, एक बार लगा दिया 3 NO2। जब फिनॉल पे हम लोग 3 NO2 लगाते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो इसका नाम बड़ा ही फेमस कंपाउंड है, क्या बोलते हैं इसको? यस, इट इज नोन एज पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। तो इस क्वेश्चन में अपने को कंपैरिजन करना है एसिडिक स्ट्रेंथ का। क्या आप कंपैरिजन कर सकते हो? देखते ही, कैन यू डू इट? ABC में एसिडिक स्ट्रेंथ क्या ऑर्डर रहेगा? थिंक अबाउट इट, सोचिए थोड़ा सा इसके बारे में। देखो, ABC में C सबसे पहले, C के बाद A के बाद B। जितने NO2 ग्रुप बढ़ते जाएंगे, जितने NO2 ग्रुप बढ़ते जाएंगे उतना क्या होगा? यस, समझ गए ना, उतना -M बढ़ता जाएगा और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। अब इसमें ये गलती मत करना सर H बॉन्डिंग हो रही है यहाँ H बॉन्डिंग नहीं हो रही। भाई यहाँ पे NO2 है, यहाँ NO2 है ही नहीं,
तो NO2 होने से एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है, समझ रहे हो? ठीक है, तो ये गलती मत करना, ठीक है, मैंने बताया था ना H बॉन्डिंग से तभी कंपैरिजन करेंगे जब दोनों में NO2 होता, समझ रहे हो? एक में ऑर्थो पे एक में पैरा पे, तो ऑर्थो पैरा को कंपैरिजन करने के लिए उसका यूज करते हैं, तो वो गलती मत करना। पिक्रिक एसिड बहुत एसिडिक है, वेरी हाईली एसिडिक। इसका जो पीके वैल्यू होता है वो अराउंड 1 के अराउंड होता है। बुक्स में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन भी है डेटा का थोड़ा सा, ठीक है, किसी बुक में 0 के आसपास भी दिया हुआ है, लेकिन 1 के आसपास मान सकते हो। इसका पीके वैल्यू अराउंड 7 है, इसका पीके वैल्यू अराउंड 4 है। यानी ये जो 2 NO2 आते हैं, आप समझ रहे हो, ये बेंजोइक एसिड से थोड़ा सा एसिडिक है, और ये जब 3 NO2 आते हैं तो ये कितना एसिडिक है, ये तो बेंजोइक एसिड से भी ज्यादा एसिडिक है, तभी तो नाम में एसिड आ गया, बिकॉज इट इज मोर एसिडिक, इवन बेंजोइक एसिड से भी ज्यादा एसिडिक है। क्लियर है, बात समझ में आई? तो गाइज एसिडिक स्ट्रेंथ को किस तरीके से डील किया जाता है, कैसे क्वेश्चंस किए जाते हैं, आई होप आपको क्लैरिटी आई होगी। इसके बेसिस पे आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अच्छा, एक ये जो ऑर्थो इफेक्ट आपको बताया, हाँ ये क्या है, ये मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट, समझ रहे हो? तो इसके बारे में, इसके लिए बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे SIR, ब्रेड्स रूल, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसी तरीके से ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसके बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई आपको? सिमिलरली आज जो एग्जांपल बताया था आइसोब्यूटाइलिन वाला, वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रिलैक्स, टेक इट इजी, है ना? गॉट इट एवरीवन, अंडरस्टूड? ओके गाइज, सो आई होप आपको सेशन में काफ़ी मज़ा आया होगा, ठीक है, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। ओके, जो भी होमवर्क दिया वो ढंग से करो और अच्छे से तैयारी करते रहो, टेक इट इजी, रिलैक्स, है ना? इट्स अ मैराथन रेस, नॉट अ स्प्रिंट। ओके, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय। देखो भाई, आज हम क्या करने वाले हैं, देखो यार, पहली चीज बहुत मजा आएगा, इट विल बी फन एवरीवन। देखो केबी, पीकेबी, केबी, पीकेबी एंड बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ को शॉर्ट में लिख दिया मैंने BS, ठीक है? BS यहाँ पे बुलशिट नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है? बेसिक स्ट्रेंथ है, गॉट इट? अब देखो केबी, पीकेबी, जैसे वहां पे के था, यहाँ पे केबी है, समझ रहे हो? तो वही सेम फंडा हम डायरेक्टली अप्लाई करते। बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केबी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेबी। यानी अगर मैं सिंपल बात करूं तो बात यह है कि भाई बेसिक स्ट्रेंथ, अगर बेस स्ट्रांग है, बेस अगर पावरफुल है, तो उसका पीकेबी वैल्यू कम होगा। सेम फंडा जो एसिड में था वही था, तो ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए, है ना? अब वहां पे जो हमने फैक्टर लिया था वो कौन सा लिया था? कॉन्जुगेट बेस वाला। हम बार बार क्या कर रहे थे? H+ को निकाल रहे थे। किसको निकाल रहे थे? H को निकाल रहे थे, और H को निकाल के हम काम कर रहे थे, क्या कर रहे थे? कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहे थे। सारे क्वेश्चन हमने उससे किए, ठीक है? यहां पे अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो बेसिक स्ट्रेंथ में क्या करने वाले हैं? तो देखो बेसिक स्ट्रेंथ में क्या अप्रोच रहने वाली है, तो देखो इसकी अप्रोच स्लाइटली डिफरेंट होगी, स्लाइटली डिफरेंट होगी, ठीक है? क्या अप्रोच होगी मैं तुम्हें बता देता हूं। एक छोटी सी रिएक्शन कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं, मजा आएगा। जैसे यहां पे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा है, वी हैव समथिंग लाइक दिस, क्लियर है? और एक है हमारे पास, मान लो कुछ ऐसा, ये दो अमाइंस है, इनके पास लोन पेयर है, तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, बेस है ना? इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, बेस है। बेस मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर। देखो ऑर्गेनिक में बेस का मतलब होता है कि जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको देगा? H को देगा। तो यहां पे जो नाइट्रोजन है ना, वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको देने वाला है? किसको देने वाला है? H को देने वाला। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर H को देगा, जिससे यहां पे क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा, क्लियर है? यहां पे क्या बनेगा? पहले वाले केस में बन जाएगा NH3+, है ना? और इसके बाद अगले वाले केस में वही होगा, NH3+। तो सबसे पहली बात, स्ट्रॉन्ग बेस कौन है? व्हाट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस? तो देखो स्ट्रॉन्ग बेस वो है जो ज्यादा क्वांटिटी ऑफ H+ को क्या कर सकता है? यस, जो ज्यादा क्वांटिटी ऑफ H+ को एक्सेप्ट कर सकता है। तो लिखो सभी इस बात को, लिखो, अ स्ट्रॉन्ग बेस इज वन, अ स्ट्रॉन्ग बेस इज वन विच इज एबल टू एक्सेप्ट, अ स्ट्रॉन्ग बेस इज वन विच इज एबल टू एक्सेप्ट मोर क्वांटिटी ऑफ H+। स्ट्रॉन्ग बेस वो माना जाएगा जो ज्यादा क्वांटिटी ऑफ H+ को एक्सेप्ट कर लेगा। देखो, अ स्ट्रॉन्ग बेस इज वन विच इज एबल टू एक्सेप्ट मोर क्वांटिटी ऑफ H+, ठीक है? ओके, जो ज्यादा क्वांटिटी ऑफ H+ को एक्सेप्ट करेगा। जैसे वहां पे एसिड में क्या होता है, बताओ क्या होता है एसिड में?
हाँ, एसिड में जो H प्लस को रिलीज ज्यादा करता है, यहाँ पे जो H प्लस को एक्सेप्ट ज्यादा करता है जितना ज्यादा क्वांटिटी में। अब हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो देखो क्वेश्चन में सिंपल फंडा ये है, इक्विलिब्रियम जितना फॉरवर्ड में जाएगा, इक्विलिब्रियम जितना फॉरवर्ड में जाएगा केबी की वैल्यू ज्यादा होगी, समझ रहे हो, और बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। तो ऐसा कोई भी फैक्टर, याद रखिए, ऐसा कोई भी फैक्टर जो इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड में ले जाए, ऐसा कोई भी फैक्टर जो इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड में ले जाए, वो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। अब उसमें दो फैक्टर हैं, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं पर मेजर दो फैक्टर हैं। देखो एक फैक्टर होता है, यहाँ पे जो एटम है, ध्यान रखना, एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, समझ रहे हो। अगर यहाँ पे एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, मान लो फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तुम बताओ नाइट्रोजन ऑक्सीजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, नाइट्रोजन की ना, क्लियर है ना ये। तो नाइट्रोजन जो होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को उतना प्यार नहीं करता, संभाल के नहीं रखता, तो इलेक्ट्रॉन देना उसके लिए आसान है, समझ रहे हो। यानी पहली चीज अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ में बात करें तो बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। कई फैक्टर्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम, तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन देना उसके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, इट विल बिकम इजी, समझ रहे हो। अगला फैक्टर, अगली चीज है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये सबसे प्राइमरी फैक्टर है, सबसे मेन फैक्टर है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का, ध्यान रखना सबसे पहले, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। अगली चीज है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब मान लो दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है, मान लो दोनों नाइट्रोजन है, फिर क्या करेंगे, अगर दोनों के दोनों नाइट्रोजन है, याद रखना सीक्वेंस में लगाना है, ये अपने को पहले इसको मान लेते हैं 1, फिर हम 2 पे जाएंगे, 1 के बाद 2 पे जाएंगे, समझ रहे हो। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है तब हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे जाएंगे, ठीक है, नॉर्मली यही सीक्वेंस होता है, ऑब्वियसली एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आए, इनऑर्गेनिक आए तो कुछ तो क्वेश्चन खास होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से कभी कभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोमिनेट कर जाता है, बट नॉर्मली यही होता है ना। अब देखो दोनों नाइट्रोजन पे अगर आप देखो तो यहाँ पे इथाइल में और ये जो आइसोप्रोपाइल है, दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन कौन करेगा, इथाइल करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, समझ रहे हो। तो वो यहाँ पे एन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज बढ़ाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी उतना इलेक्ट्रॉन देना आसान हो जाएगा। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कहां पे, ऑन द डोनर एटम, जो एटम डोनेट कर रहा है उस पे। बात समझ में आई आपको, ठीक है। बस सबसे मेजर अपन ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं दो फैक्टर से कर लेंगे, इन्हीं दो फैक्टर से कर लेंगे हम ज्यादातर क्वेश्चन, बाकी फैक्टर एक और होता है। अगर ये ध्यान से देखो, ये जो स्पीसी बनती है ये क्या बनती है, ये बनती है कॉन्जुगेट एसिड। क्या बनती है डियर स्टूडेंट्स, क्या है ये, हाँ ये है कॉन्जुगेट एसिड। ये कॉन्जुगेट एसिड जितना स्टेबल होगा इक्विलिब्रियम उतना ही किसमें जाएगा बताओ, फॉरवर्ड में जाएगा ना, समझ रहे हो। तो ये फॉरवर्ड में जाएगा जितना, तो ये भी एक फैक्टर होता है जैसे, लेकिन पॉइंट इज दैट कि इसका यूज हम बहुत ही कम करेंगे, इसका यूज हम बहुत ही कम करेंगे, उससे क्वेश्चन करना डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए। सो द बेस्ट थिंग इज इनिशियली चेक द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, या तो वो सेम होगी या डिफरेंट होगी। अगर वो डिफरेंट है तो जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है वो जीत गया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास कुछ ऐसा है, इथेनॉल और यहाँ पे इथेनामाइन। अब इनमें कंपेयर करना है बेसिक स्ट्रेंथ, नंबर ऑफ लोन पेयर्स का कोई रोल नहीं है ना। कई कहते हैं सर ओ के पास 2 है, इनके पास 1 है, भाई देना तो एक ही पड़ेगा ना लोन पेयर, तो नंबर ऑफ लोन पेयर इज नॉट अ फैक्टर। तो कई चमत्कारी लोग, कई क्रांतिकारी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, चमत्कार करते हैं वो, ठीक है, आविष्कार करते हैं वो नए नए, तो आपको वैसा नहीं बनना है। तो यहाँ पे ओ में और एन में हमने देखा पहला फैक्टर क्या, बोलो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। पहला फैक्टर क्या, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नाइट्रोजन की लेस है तो भैया बेटर डोनेशन करेगा, स्ट्रॉन्गर बेस है, बात खत्म हो गई है ना, समझ गए। लेकिन जैसे ऊपर इन दोनों केसेस में देखो, दोनों के दोनों नाइट्रोजन है, दोनों नाइट्रोजन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या आ रही है, सेम आ रही है, डिफरेंट आ रही है, सेम आ रही है, सेम आ रही है। तो अगला फैक्टर क्या है, क्या है बोलो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और यहां पे अगर हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करें तो इन दोनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी अधिक हो रही है, नीचे वाले की ज्यादा हो रही है, बस इट इज अ स्ट्रॉन्गर बेस, है ना। तो कुछ और फैक्टर भी आएंगे, कुछ और फंडे भी आएंगे, तो वो हम देखेंगे, बीच में देखते रहेंगे, है ना। तो आज के लेक्चर में गाइस आई होप आपको काफी 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 मजा आने वाला है। डन, ठीक है, तो इतना हो गया, डन। तो बेसिक स्ट्रेंथ के ये पॉइंट लिख लो, ये लिख लो, है ना, वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हो, लेक्चर को मतलब, है ना। तो इसको कर लो, जल्दी से इसको नोट करो। मैं एक बार सेल चेंज करता हूँ क्योंकि बीच में मेरे को बार बार डर लग रहा है कि कहीं इसकी बैटरी ना चली जाए, है ना। तो इसको करो।
हेलो हेलो। ओके ठीक है। अब देखो जितना क्वेश्चंस करोगे ना, जितने क्वेश्चंस करेंगे अपन लोग, उतनी क्लैरिटी तुम्हारे बढ़ती जाएगी, उतनी क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चंस। ठीक है, स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, कंपैरिजन करेंगे, मजा आएगा। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास आ गया कुछ ऐसा, वी हैव समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे कुछ ऐसा है OH, और यहाँ पे हमारे पास आ गया है कुछ ऐसा, वी हैव समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब इनमें कंपैरिजन करना है अपने को, है ना। ठीक है, पहले मैं करता रहूँगा और फिर बाद में धीरे धीरे आप भी नेचुरली, मतलब तुम भी साथ साथ करते रहो तो बढ़िया रहेगा, मस्त रहेगा, है ना। तो देखो यहाँ पे OH है और यहाँ पे NH2 है। अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन, डोनर एटम को पहचानो, लोन पेयर वाला एटम है डोनर एटम, है ना। लोन पेयर देख के पहचान जाओ कि हाँ यार ये है हमारा टारगेट, टारगेट लॉक हो गया। अब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में पहला फैक्टर क्या देखोगे, बोलो बोलो सभी, जहाँ पे बैठे हो देश के जिस भी कोने में। हाँ, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिविटी। ठीक है, तो इन दोनों में बेटर इलेक्ट्रॉन लेस कौन है, ये है। बस बात खत्म हो गई, यहीं पे बात खत्म हो गई। जैसे अब अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है। अब जैसे कि मान लो हमारे पास CH3NH2 है, नेक्स्ट हमारे पास है क्या है, CH2 डबल बॉन्ड NH, और नेक्स्ट हमारे पास है HC ट्रिपल बॉन्ड N। सोचो इसके बारे में। ठीक है, थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट, सोचिए। देखो यार, डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन तो है तीनों के तीनों, पर तीनों नाइट्रोजन होने से क्या इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम हो जाएगी। हाँ, तीनों नाइट्रोजन है तो क्या इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम हो गई, यस और नो। नहीं, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन इसका है sp। अब इन तीनों में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे sp3 जो है यार, आप सभी को पता है ना, उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है, लोवेस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लोवेस्ट है तो भाई इलेक्ट्रॉन देना इसके लिए क्या हो जाएगा, सबसे आसान हो जाएगा। यानी जंप नहीं करना है ना। कई स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे अगर पहले जंप कर जाएंगे तो गलती हो जाएगी, तो इस तरीके से करना है। यानी ये इलेक्ट्रॉन्स को लूजली हेल्ड करेगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन पेयर को टाइटली न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड रखेगा। तो इलेक्ट्रॉन देना इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा गाइस, काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। बात समझ में आई आपको। तो ये बात होती है। ओके, ये हो गया सेकंड, करते जाना। हाँ भाई, भटकती आत्माओं, फिनॉल है और यहां पे कौन है, एनिलीन है। तो ये बताओ, फिनॉल और एनिलीन में बात खत्म हो गई, ये रेजोनेंस कर रहे हैं, उनकी सोचने की जरूरत नहीं है। भाई यहाँ पे क्लियरली बेटर कौन है, ये एनिलीन है। एटम ही डिफरेंट हो गया, जब एटम ही डिफरेंट हो गया तो इस तरीके से अपने को करना है। करते जाओ, खुद सोचते जाना, फंडा जरूर समझते जाना कि क्या इसके अंदर अप्लाई करना है। 5। अब जैसे कि आप जानते हो कि लेक्चर्स जो हैं कहाँ रिकॉर्ड हो रहे हैं, घर पे रिकॉर्ड हो रहे हैं ना। खूब सीटियाँ लग रही है। ठीक है, कई बार मैंने कोशिश की कि आवाज़ ना आए ना आए, लेकिन अब क्या करें ज़िंदगी में, है ना। मतलब इतनी सीटियाँ लग रही है जितनी शायद नॉर्मली कभी नहीं लगती होंगी, उतनी ज़्यादा सीटियाँ लग रही हैं आज, लिटरली बताऊँ तो। नॉर्मली हम नोटिस नहीं करते, पर अब ऐसे केस में एक एक सीटी काउंट होती है कि भैया इतना, मतलब कुकर पागल ही हो जाता है। ओके,
तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों में देखें, देखो कंपैरिजन जो डोनर एटम है उसके हिसाब से होगा। एन और एन में, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन को तो देखोगे नहीं, इन द सेंस डोनेट तो एन करेगा, लेकिन ऑक्सीजन आप जानते हो ना यार, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी की वजह से यहाँ क्या होगा, थोड़ा इस पे देखो अगला फैक्टर डेंसिटी आ गया ना, तो डेंसिटी यहाँ क्या होगी, रिलेटिवली थोड़ी सी कम हो गई बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, ठीक है। और अगर डोनेटिंग है तो वो बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, है ना। तो इस बात को लिख लेना, बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईडीजी। ईडीजी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईडीजी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। एंड सेकंड क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, यानी जो माइनस आई, जिसका इलेक्ट्रॉन खींचना, डोमिनेंट फैक्टर उसका इलेक्ट्रॉन खींचना है, तो उसमें वही वाली बात आएगी। क्लियर है ना ये सब, ओके। नेक्स्ट वाले में आप देखो, पता है इन दोनों की ना हाइब्रिडाइजेशन भी सेम नहीं है। जब लोन पेयर पाई बॉन्ड के साथ क्या कर रहा होता है, रेजोनेंस कर रहा होता है। जब लोन पेयर पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर रहा होता है डियर स्टूडेंट्स, तो क्या होता है बताओ, कोई टेंशन नहीं है। ऐसे केस में लोन पेयर को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते। तो एक्चुअल में तो इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन ही अलग है। यहां पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और इसकी sp3 है, लेकिन काफी स्टूडेंट सोचते हैं कि इसका sp3 है, वो गलत है ना। इस लोन पेयर को काउंट नहीं करोगे तो sp3, तो इससे ही हो गया क्वेश्चन। डेंसिटी से करोगे, लेकिन डेंसिटी पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं वो चीज बता रहा हूं, डेंसिटी पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे आगे देखो, छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं, यहां पे देखो ये इनका लोन पेयर, यहाँ पे देखो sp3 हाइब्रिडाइज्ड, क्लियर है ना। देखो 3 कितना फौलादी बन गया मेरे से, हाँ। यहाँ पे sp2, यहाँ पे sp2, है ना, क्योंकि लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है। अब ये ज्यादा बेसिक है, a इज मोर बेसिक देन b एंड c, ये तो सही है। लेकिन b और c दोनों में नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या आ रहा है, दोनों में जो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन है डियर स्टूडेंट्स, वो क्या है, वो है sp2। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम, तो अगला फैक्टर क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब यहां पे ये रेजोनेंस कर रहा है एक पाई बॉन्ड के साथ, और यहां पे जब ये रेजोनेंस करेगा तो यहां पे रेजोनेंस 2 पाई बॉन्ड्स के साथ हो रहा है। यानी वो स्ट्रक्चर जिसमें लोन पेयर आया वो एक ही स्ट्रक्चर है। 2 स्ट्रक्चर्स में से, आउट ऑफ 2 स्ट्रक्चर्स, ओनली वन ऑफ द स्ट्रक्चर विल हैव द लोन पेयर ऑन दिस नाइट्रोजन। लेकिन यहां पे अगर मैं बात करूं तो इस पर्टिकुलर नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं तो यहां पे कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे, 3 बनेंगे। और 3 बनेंगे तो 3 में से एक पे लोन पेयर आया ना, बात समझ में आई, एक पे आया ना, एक ही पे आया, तो यानी यहां पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम हो गई। तो ज्यादा रेजोनेंस करने से, रीजन समझ रहे हो, ये एक स्ट्रक्चर ये है, इसके अलावा कितने बनेंगे, 2 और बनेंगे, एक बार नेगेटिव यहां, एक बार नेगेटिव यहां। तो आउट ऑफ दोस 3 स्ट्रक्चर्स ओनली वन विल हैव लोन पेयर। तो डेंसिटी कम हो गई ना, यहाँ लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम हो गई। तो ये है, इसीलिए A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। रीजन लिख लेना प्रॉपर। मोर रेजोनेंस, ज्यादा रेजोनेंस से क्या हो गया, अवेलेबिलिटी लोन पेयर की डिक्रीज हो गई, ये बात है। चलें आगे, चलो भाई आगे चलते हैं। ये हो गया 6, यस 7। आइए चलते हैं जिंदगी में आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7th वाला, इसके बारे में बात करते हैं। तरह तरह के क्वेश्चंस होते रहते हैं इसमें, बहुत सारे। जैसे ये है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरिजंस आएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरिजंस आएंगे कई सारे। करते जाना है ना, करते जाओ, रुकना मत। फुल सारी लगवा दो आज ही, आज ही सारी सीटी लगवानी है।
देखो इन दोनों में पहले तो ये बताओ, इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन सेम है डिफरेंट है? इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन सेम है या डिफरेंट है? बताओ एवरीवन। हाँ सेम है, बोलो बोलो बोलो। सेम है, दोनों की सेम है, ठीक है। लेकिन अब अगला फैक्टर क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और डेंसिटी यहां ज्यादा है। क्यों ज्यादा है भाई? क्योंकि इसका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है और इसका लोन पेयर पाई बॉन्ड के साथ क्या कर रहा है? रेजोनेंस। अगर लोन पेयर पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा तो उसकी अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी। तो यहां पे अवेलेबिलिटी कम हो गई तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो गई? कम हो गई। क्लियर? नेक्स्ट वाले में इंटरेस्टिंग है, अगेन करते जाओ। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। मुझे पता है तुम लोग सुन तो लोगे ही, है ना। तो ऑडियंस अभी लाइव ऑडियंस नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ तो ठीक है, मैंने सोचा टाइम पास थोड़ा तुम्हारा कर दूं। ओके, इन दोनों में अगर हम बात करें, एक्चुअली इस माइक में आवाज़ भी अच्छी आती है ना। नॉर्मल वाला होता तो मैं नहीं गाता, दरिंद की भरी आवाज़ सुनाई देती तुम्हें। लेकिन इसमें मतलब सही आती है। ओके, इन दोनों में अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिस इज मोर बेसिक। पता है, देखो रेजोनेंस इसका लोन पेयर भी कर रहा है और इसका लोन पेयर भी कर रहा है। लोन पेयर दोनों हाइब्रिडाइजेशन सेम है दोनों की, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक कर रहे हैं, लेकिन इसका लोन पेयर एरोमेटिक लूप का पार्ट है, इसका लोन पेयर एरोमेटिक लूप का पार्ट है, यानी इसकी अवेलेबिलिटी कम हो गई ना, क्योंकि ये लोन पेयर एरोमेटिक लूप का हिस्सा है तो इलेक्ट्रॉन देना ये चाहेगा नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी एरोमेटिक है ना। तो इसलिए दिस इज मोर बेसिक, एनिलीन इज मोर बेसिक देन पायरॉल। रीजन समझ में आया आपको, है ना। तो लिख लेना इस बात को, ठीक है, कि लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन एरोमेटिसिटी, लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन एरोमेटिसिटी, इस कारण ऐसा हो रहा है ना। तब तो बिल्कुल ही वीकली बेसिक हो गया वो। अगले वाला हमारे पास अमाइड है, अगले वाला हमारे पास है अमाइड, तो अमाइड और यहां पे है एनिलीन। ये भी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। देखो यार मैं बताता हूँ, आप वीडियो को पॉज कर लिया करो, टाइम कभी भी एक्स्ट्रा चाहिए ना अटेम्प्ट करने का तो अपने आप वीडियो को पॉज करो, क्योंकि जितने खुद से अटेम्प्ट करोगे ना उतना आपका लेवल इंक्रीज होता जाएगा, जितना खुद से अच्छा अटेम्प्ट करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है खुद से अटेम्प्ट करना। क्लियर है? ओके, देखो यहाँ पे अगर मैं आपको बताता हूँ तो यहाँ पे देखो ये लोन पेयर दोनों हाइब्रिडाइजेशन सेम है, रेजोनेंस दोनों कर रहे हैं। इनफैक्ट एक बात बताऊँ, एनिलीन में रेजोनेंस ज़्यादा हो रहा है, यानी उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे ये इट शुड बी लेस बेसिक एनिलीन, क्योंकि पूरा बेंजीन दिख रहा है ना और अपने को ज़्यादा रेजोनेंस दिख रहा है। लेकिन एक बात आपको बताता हूँ, जब ये अमाइड का रेजोनेंस हो रहा है तो रेजोनेंस करके क्या हो रहा है आप देखना ध्यान से, यहाँ पे ओ पे नेगेटिव आ गया भाई, इसका बहुत बड़ा रोल है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन पे जब नेगेटिव आएगा तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन जो रेजोनेंस हाइब्रिड में होगा वो काफ़ी इफेक्टिव होगा एज कंपेयर टू जो इसमें बनेंगे। इसमें जो स्ट्रक्चर बनेंगे ना, उन स्ट्रक्चर्स में क्या हो रहा है पता है आपको, उन स्ट्रक्चर्स में नेगेटिव चार्ज किस पे आ रहा है? हंसी आएगी तुम्हें देख के, कार्बन पे नेगेटिव आ रहा है यार। सोचो कितने पे ही आ जाए कार्बन पे नेगेटिव, वो उनका कंट्रीब्यूशन उतना हो ही नहीं सकता, आसपास भी नहीं हो सकता जितना इसका योगदान है। यानी ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने की वजह से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ अमाइड की सिग्निफिकेंटली घट गई। यानी अमाइड बहुत ही कम बेसिक होता है, वेरी पुअर बेस, इनफैक्ट एसिडिक होता है वो, समझ रहे हो। इनफैक्ट इट इज एसिडिक, अमाइड इज एसिडिक इन नेचर। एच निकल के यहाँ पे नेगेटिव आएगा, बढ़िया एसिड है तो यार, बात समझ में आई? ठीक है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है ना। ओके, ये वाला ये एनिलीन है और इसको क्या बोलेंगे, बेंजीन CH2NH2 को, इसका नाम जरूर लिख लेना, ये नाम परेशान करते नहीं तो अपने को बड़ा। बेंजाइल अमाइन, ये है बेंजाइल अमाइन।
तो एनिलीन और बेंजाइल अमाइन में अगर हम देखते हैं तो क्या फर्क आएगा, यू हैव टू थिंक अबाउट इट। ठीक है, सोचिए इसके बारे में, दिमाग लगाइए सभी के सभी। क्लियरली ये भाई हाइब्रिडाइजेशन ये लगे, ये sp3 है, ये sp3 वो sp2, बात ही खत्म, वहीं पे बात खत्म, वहीं पे बात खत्म। ये इंटरेस्टिंग केस है अगेन। रिंग विंग देख के मतलब स्टूडेंट डर जाता है, बाईसाइक्लो देख के घबरा जाता है, लेकिन असल में इतना घबराने वाली चीज है नहीं, है ना, उतना घबराने वाली बात नहीं है। ओके देखो फंडा ऐसा है, इनमें ज्यादा बेसिक ये होता है, हाइब्रिडाइजेशन दोनों की सेम है, लेकिन फर्क ऐसा है कि यहां पे कार्बन एटम्स हैं जिन सबकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नाइट्रोजन के कंपैरेटिवली क्या होती है, कम होती है। नाइट्रोजन के कंपैरेटिवली कम होने की वजह से वो सब इधर इलेक्ट्रॉन सप्लाई करते हैं, तो एन पे डेल्टा नेगेटिव आता है। यानी पूरे इस मोहल्ले का जग्गू दादा कौन है जो सबसे हफ्ता लेता है, कौन है जग्गू दादा, नाइट्रोजन इज द जग्गू दादा, ही इज द जग्गू। लेकिन गर्ल्स एंड बॉयज यहां पे अगर मैं आपको दिखाऊं इस वाले केस में, यस, तो यहां पे आसपास से तो ठीक है इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन ये नाइट्रोजन भी तो लेगा, यानी सारा हफ्ता, सारा इलेक्ट्रॉन, सारा मसाला दो नाइट्रोजन में बट जाएगा। यानी यहां पे भी डेल्टा नेगेटिव है, यहां पे भी डेल्टा नेगेटिव है, बात समझ में आई। तो इस नाइट्रोजन यानी इस मोहल्ले में कितने जग्गू दादा थे, दो, तो उस कारण बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। पर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लेसर इन दिस केस, पर नाइट्रोजन कम हो गई ना वो। अब कई कहते हैं सर या तो दो दो नाइट्रोजन थे, अरे भाई दो से क्या फर्क पड़ता है, हमें मतलब होता है कि शुरुआत में जब उसने H+ को एक्सेप्ट किया तो कोई एक ही तो करेगा, तो वो कितना अमाउंट करेगा वो मैटर करता है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन ये सब मैटर नहीं करता है। बात समझ में आई है ना। चलें आगे जिंदगी में, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आप सभी के सामने आ रहा है। अब गिवन आपके पास ये ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, और ये ए बी सी यानी इसी में बोल दिया, इसी में अलग अलग डोनर एटम है, एक गिवन कंपाउंड के अंदर ही अलग अलग डोनर एटम है। तुम्हें बताना है कि इनमें बेसिक स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करोगे। इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी, है ना, खुद सोच सकते हो, वही सेम तरीका, सेम फंडा अप्लाई होगा, ठीक है, गिवन में ही कैसे कंपेयर करोगे। पहला जो कंपाउंड है ये बहुत ही फेमस है आजकल, इट्स अ वेरी वेरी फेमस केस, और उसको क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज गुआनिडीन। क्या बोलते हैं इसको, यस गुआनिडीन बोलते हैं इसको, ठीक है। ये वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, वर्ल्ड का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, और इसके वेरिएशन से आजकल ट्रेंड में है क्वेश्चन, IIT जेई में, नीट में ट्रेंड में है, मतलब ये ट्रेंड में चल रहा है। जेई में तो पहले से आते थे एडवांस में, लेकिन अभी बाकी एग्जाम्स में अब आने शुरू हुए हैं, काफी कॉमनली आने शुरू हुए हैं। देखो यहां पता क्या हुआ, यहां पे A ग्रेटर देन B इक्वल टू C, A की बेसिक स्ट्रेंथ B और C से बेहद अधिक है और B और C की सेम है। रीजन समझिए सभी के सभी, है ना, मजे से आराम से रिलैक्स चिल, ठीक है। देखो यार यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस करेगा, और रेजोनेंस करके इस N पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यानी हम कह सकते इस NH2 ने क्या शो किया, प्लस M शो किया, इस NH2 ने क्या शो किया, प्लस M शो किया। इसके प्लस M की वजह से यहाँ जो नाइट्रोजन है उस पर क्या आया, पार्शियल नेगेटिव आया, मतलब नेगेटिव आया। सिमिलरली ये जो NH2 है इसका भी प्लस M लगेगा, है ना। तो दोनों के प्लस M से भाई यहाँ इस A को तो राजा बना दिया इन्होंने, इस A पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भयंकर बढ़ गई, और इन दोनों पे क्या आ गया, प्लस। यानी जहां प्लस आएगा वहां बेसिक स्ट्रेंथ घटती है, और जहां माइनस आता है वहां बढ़ती है। ऑब्वियस सी बात है ना, डेंसिटी जहां बढ़ेगी वहां डोनेशन एबिलिटी बढ़ जाएगी। गॉट इट एवरीवन, ठीक है। तो यहाँ पे ये फंडा होता है ना। तो ये वर्ल्ड का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों हुआ, उसका एक रीजन तो आपने देख लिया कि दोनों का प्लस M बहुत इफेक्टिव है, दोनों का प्लस M बहुत इफेक्टिव है। क्लियर है, इधर वाले NH2 का भी, इधर वाले NH2 का भी, दोनों का प्लस M काफी इफेक्टिव है, ठीक है। दूसरा इसका रीजन एक्सप्लेन होगा, सेकंड रीजन
H प्लस देने के बाद अब H प्लस सबसे पहले तुम बताओ किसके पास जाएगा, A के पास, B के पास या C के पास? H प्लस सबसे पहले किसके पास जाने वाला है? क्या तुम इसके बारे में सोच सकते हो? कैन यू थिंक अबाउट इट? बोलो। A के पास बताया तो था अभी, सबसे बेसिक वही है ना। अब देखो ये बन गया है इसका कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। पीटर साइक्स को रीड करोगे तो ये पूरा केस स्टडी टाइप से लेके अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है ये सारे रीजंस, क्योंकि मल्टीपल रीजंस होते हैं उसमें से, आपको आसान तरीके से समझाना है ना यार, डिफिकल्ट थोड़ी करना। अब ध्यान से देखो, ये जो कॉन्जुगेट एसिड बना, अगर तुम इसके स्ट्रक्चर बनाओगे ना, जब RS बनाओगे, एक स्ट्रक्चर तो ये है, दूसरा RS कौन सा बनेगा? दूसरे RS में यहां पे आ जाएगा NH2 प्लस, यहां पे NH2, यहां पे NH2। गाइस एक और स्ट्रक्चर बनेगा, उसमें पाई बॉन्ड यहां आएगा, बना लेना, तुम बना लेना चाहे लेक्चर को पॉज करके, है ना। तीनों स्ट्रक्चर जो बने, ध्यान से देखो, तीनों स्ट्रक्चर जो बने, तीनों स्ट्रक्चर के अंदर यहां पे क्या हो रहा है? इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा है। इक्विवेलेंट रेजोनेंस की बात हमने करी है ना, कि रिलेटिव पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड, चार्ज, एवरीथिंग इज सेम, सबका स्टेबिलिटी इक्वल है, सबका कंट्रीब्यूशन हाइब्रिड में सेम है, जिस कारण क्या होगा, पूरे इस रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या आएगी? बताओ क्या आएगी? पूरे रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम, चार्ज डेंसिटी सेम, बस। तो इस कारण इसका कॉन्जुगेट एसिड भी काफी स्टेबल है, तो इक्विलिब्रियम किधर जाता है? फॉरवर्ड में। यानी रीजन आपको दो मिल गए, एक तो 2 NH2 का प्लस M, जिससे ये नाइट्रोजन बिकम्स हाईली इलेक्ट्रॉन रिच, एंड सेकेंडली आफ्टर एक्सेप्टिंग H plus what happens is this particular species become highly stabilized by 3 इक्विवेलेंट RS, जिससे 3 इक्विवेलेंट RS बनते हैं। और बात समझ में आई आपको? काफी इंटरेस्टिंग रीजन है ना। ये भी देखो, ये भी देखो, एक और बनेगा, तीसरा ही बनेगा, ये होता है। तो एक चीज मैं साथ साथ बता देता हूं, देखो अब ये एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन इन द सेंस, यहां पे अगर मान लो मैं इसका बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करूं CH3NH2 से, तो यहां हमारा ऑर्डर फेल हो जाता है। कौन से वाला? कि पहले इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखो फिर डेंसिटी देखो। अगर मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देख के करूं तो यहां पे इन दोनों में ज्यादा बेसिक ये हो जाएगा, बिकॉज n का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है ना, ये sp3 वो sp2, चेक करके देखना। लेकिन यहाँ पे इन सब रीजंस की वजह से इट इज A इज मोर बेसिक, एक ही बात कर रहे हैं, A इज मोर बेसिक देन दिस टाइप ऑफ अमाइन एज वेल। क्लियर है? लिख लेना ये बात, कि अगर ऐसा केस आए गुआनिडीन जैसा, जैसे गुआनिडीन जैसा केस यहाँ पे भी आ रहा है, दिख रहा है तुम्हें? ये NH2 का प्लस M एक का है ना, और यहाँ पे कंपैरिजन करना है A और B, ये A है, ये B है, समझ गए? तो इट इज मोर बेसिक, यानी sp3 नाइट्रोजन वालों से भी ज्यादा बेसिक है गुआनिडीन। और नॉट जस्ट गुआनिडीन, उस जैसे जो होते हैं, जैसे कि इधर एक NH2 है, दोनों नहीं है, एक है तो भी चलेगा, है ना। बात समझ में आई? क्लियर हुआ फंडा? ओके तो बस अब ये है, ये करो जल्दी से, इसमें ये A और B में कंपैरिजन करना है, इंटरेस्टिंग केस है ना। करो जल्दी से, इसको ट्राई कीजिए। देखो भाई, इन दोनों में A और B में हो गया ना, आसान है, A ग्रेटर देन B है ना, इसका प्लस M से वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, काम उससे हो जाएगा। यहाँ पे देखो, इसमें कैसे करोगे? व्हाट इज द वे ऑफ डूइंग दिस? तो देखो यहाँ पे O का लोन पे रेजोनेंस कर रहा है, रेजोनेंस करके यहाँ पे नेगेटिव आएगा। मैं तरीका बता रहा हूँ, डोनर एटम कौन है? ये और ये। जब ये रेजोनेंस करेगा तो नेगेटिव चार्ज इन पोजीशंस पे आएगा, N पे नहीं आएगा, O के प्लस M की वजह से, है ना। लेकिन इधर रेजोनेंस करोगे तो N पे, B वाले N पे नेगेटिव आएगा, यानी यहाँ पे जो O का रेजोनेंस हुआ उसकी वजह से B पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, लेकिन यहाँ पे नहीं बढ़ रही। बात समझ में आई क्या? तो इस बेसिस पे B इज ग्रेटर देन A। रेजोनेंस करके देखो, रेजोनेंस करके देखो, क्लियर हो जाएगा। सिमिलर चीज यहाँ पे थी, यहाँ पे क्या करना है तुम्हें? यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं है, विदड्रॉइंग है। अब वो विदड्रॉइंग क्या कर रहा है? ध्यान से देखो, इस A वाले केस में इसको समझना, देखना ध्यान से। ये जब N का लोन पे रेजोनेंस कर रहा है, ध्यान देना, जब ये रेजोनेंस कर रहा है तो रेजोनेंस करके ऑर्थो पे नेगेटिव आया, पैरा पे नेगेटिव आया,
आया। अब पैरा पे जब नेगेटिव चार्ज आया, ये नेगेटिव चार्ज इस सी डबल बॉन्डों के साथ क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। यानी इस NH2, एक तरह से इस NH2 का अगर बोले कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सी डबल बॉन्डों से हुआ, लेकिन यहां इस वाले का नहीं होगा। इस वाले का लोन पेयर इस सी डबल बॉन्डों के साथ रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, यहां कर पाया, तो इससे इसकी बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई, बिकॉज सी डबल बॉन्डों का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर जो है वो यहां पे लग गई। बात समझ में आई क्या, ये फंडा है, क्लियर है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम देखें तो इसमें ज्यादा बेसिक है बी वाला, बी इज मोर बेसिक देन ए। क्लियर है एवरीवन, डन है, ठीक है। तो गाइस देखो आज अपन इतना ही करेंगे, क्योंकि पहली बार के हिसाब से बेसिक स्ट्रेंथ में इतना जानना इज ओके। नेक्स्ट टाइम पे अपन बेसिक स्ट्रेंथ के और भी फंडे जानेंगे, और उसके अलावा एसिड बेस रिएक्शंस किस तरीके से होता है वो अपन देखेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली शायद मेरा प्लान वही है कि नेक्स्ट क्लास में अपन लोग जीओसी को फिनिश कर देंगे, ठीक है। जीओसी वाला पार्ट अपना फिनिश हो जाएगा, और फिर अपन आइसोमेरिज्म पे हमला करेंगे। किस पे करेंगे, आइसोमेरिज्म पे, स्ट्रक्चरल, स्टीरियो, ये वो, और फिर रिएक्शन वाले पार्ट पे अपन जाएंगे, है ना। तो क्योंकि देखो जीओसी और ये सारा पार्ट अगर हमको बढ़िया से आता है ना, तो ऑर्गेनिक आगे समझने में दिक्कत नहीं आती कि प्लस एम क्या है, माइनस एम क्या है, कैसे कंपेयर करोगे, समझ रहे हो क्या। जैसे प्लस एम है, माइनस एम है, और एरोमेटिसिटी है, ये सारे फैक्टर बार बार यूज होते हैं। तो अगर ये सारा पार्ट अच्छे से हो जाता है तो दिक्कत ही नहीं है ना गाइस। गॉट इट एवरीवन। तो भाई यहाँ पे अगर हम देखें तो भाई आज के लेक्चर में दो फैक्टर देखे तुमने सबसे मेन बेसिक स्ट्रेंथ के। क्या देखे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एक और फैक्टर है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, है ना, जो बाद में बनता है, लेकिन वो जो चीज़ है उसका हम रेयरली यूज करते हैं, रेयरली यूज करते हैं, समझ रहे हो ना। यानी फैक्टर मल्टीपल होते हैं, लेकिन हम इसके बेसिस से ज़्यादातर क्वेश्चन इससे हो जाते हैं, ज़्यादातर इससे हो जाते हैं। क्लियर है एवरीवन। तो अगला लेक्चर ये मान लो बेसिक स्ट्रेंथ का ही थोड़ा एडवांस्ड वाला लेक्चर होने वाला है, और मतलब एडवांस्ड इन द सेंस थोड़े से उसमें अच्छे अच्छे कंसेप्ट तरह तरह के होंगे, क्वेश्चंस और भी होंगे। तो अभी होमवर्क बस इतना है कि पीटर साइक्स से तुम रीडिंग कर लो, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ। और अगर आपने अब तक डीपीपी वगैरह जो भी दिया है वो नहीं किया तो उसको कर लो भाई, कर लो। और शीट भी तुम्हें जल्दी मिल जाएगी, है ना, मटेरियल तुम्हें ऑलरेडी बहुत मिलेगा। क्लियर है, ओके। सो गाइज एवरीवन फाइन, फिट एंड फाइन। चलिए ओके, मिलते हैं गाइज फिर नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।